जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज ग्रंथ में। दोस्तों, यूनिट 7 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट 16। इसके पहले हमने करीब 15 पार्ट हमने करीब कंप्लीट कर लिए हैं। और इन 15 पार्ट्स में हमने करीब आपके साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, डिफेंस टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी वो सब कंप्लीट कर लिया है। ये उस सेगमेंट का ये लास्ट वीडियो है। इसके बाद हम इन्वायरमेंट पढ़ने वाले हैं। तो आज हम टाइप्स ऑफ मिसाइल्स के बारे में थोड़ा पढ़ लेंगे, सबमरीन्स के बारे में पढ़ लेंगे और मिसलेनियस डिफेंस टर्म्स जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उनके बारे में पढ़ लेंगे। तो मतलब आपका सबमरीन से मतलब आपका डिफेंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, सैटेलाइट से रिलेटेड और स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आज आपका टॉपिक खत्म हो जाने वाला है। ये उसका लास्ट पार्ट है। तो इससे पहले हम वीडियो को स्टार्ट करें, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, जाकर उसे देख लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे आने वाले सारे वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। पुराने वीडियो जाकर जरूर देखिए। और एक चीज मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दूं कि प्रीलिम्स और मेंस की जो प्रिपरेशन होती है वो कभी अलग नहीं होती है, हमेशा सेम होती है। बट आपको बस इतना क्या ध्यान रखना होता है कि आप जब मेंस की प्रिपरेशन करते हैं तो आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करते हैं, चीज को थोड़ा थ्योरेटिकल वे में समझते हैं। और अगर हम बात करें आपके प्रीलिम्स की, तो प्रीलिम्स में आप चीजों को सिर्फ क्या करते हैं, आप मेंस में जैसे आंसर राइटिंग करते हैं, प्रीलिम्स में चीजों को थोड़ा सा फैक्ट याद करते हैं। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है आप, तो आप दोनों जगह इस चीज का यूटिलाइज कर सकते हैं। तो मेरे जो वीडियोज होते होंगे आप देखते होंगे थोड़ा सा अच्छे डिस्क्राइब किए हुए होते होंगे, आपको लगता है ये चीजें नहीं आएंगी, लेकिन मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं कि आज जो एमपीपीएससी का पैटर्न फर्स्ट टाइम चेंज हुआ है, आज से 2 साल बाद, ठीक है, या इसी साल से आपके जो क्वेश्चन आने वाले हैं, इस तरह क्वेश्चन होंगे आपको समझ में भी नहीं आने वाले। जिस तरह से यूपीएससी के पैटर्न को फॉलो कर दिया गया है, तो हो सकता है फ्यूचर में आपके लिए टफ हो जाए। तो अभी से उसके लिए प्रिपेयर होना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए डिले नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे आने वाले सारे वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे सैटेलाइट फ्रीक्वेंसी बैंड की। इसकी बात हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट ईयर अगर आपने क्वेश्चन देखा हो, अगर आपने प्रीलिम्स का एग्जाम दिया था, तो उसमें एक क्वेश्चन आया था, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी की फ्रीक्वेंसी रेंज पूछ लिया गया था, ठीक है। और बहुत लोग किसी को शायद नहीं पता होगा, या जिसको पता होगा उन्होंने तुक्के से चीज लगाई होगी, या तो वो टेक्निकल फेल करा होगा। तो इसी तरह से आपसे कुछ भी पूछा सकता है। हम थोड़ा बात कर लेते हैं कि सैटेलाइट किस फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं, किस फ्रीक्वेंसी बैंड्स पे काम करते हैं। उसके पहले हमें पता करना होगा फ्रीक्वेंसी बैंड क्या होते हैं। तो सैटेलाइट टेक्नोलॉजी इज डेवलपिंग फास्ट एंड द एप्लीकेशन फॉर सैटेलाइट टेक्नोलॉजी आर इंक्रीजिंग ऑल द टाइम। नॉट ओनली कैन सैटेलाइट बी यूज्ड फॉर द रेडियो कम्युनिकेशन, but they are used for the astronomy, weather forecasting, broadcasting, mapping and many more applications। सिंपल ये बोल रहा है कि आपका सैटेलाइट का यूज होता है आपका कम्युनिकेशन के लिए, आप जो मोबाइल कम्युनिकेशन बात करते हैं उसके लिए यूज होता है। एस्ट्रोनॉमी के लिए आपका यूज होता है, ठीक है। इसके अलावा वेदर फोरकास्टिंग, कब आपकी बाढ़ आने वाली है, कब भूकंप आने वाला है, क्या क्लाइमेट रहने वाला है, कब मानसून होने वाला है, उसके लिए भी आपका सैटेलाइट यूज होता है। ब्रॉडकास्टिंग, किसी चीज को ब्रॉडकास्ट करना है, उसमें सैटेलाइट यूज होता है। मैपिंग, जिससे आप अर्थ, गूगल अर्थ जो यूज करते हैं, आप नाविक इंडिया का यूज करते हैं, वो सब मैपिंग जो होता है वो किसके थ्रू होता है, वो हर चीज सैटेलाइट के थ्रू ही होता है। तो द हायर फ्रीक्वेंसी बैंड टिपिकली गिव एक्सेस टू वाइडर बैंडविड्थ बट आर आल्सो मोर सस्टेनेबल टू सिग्नल डिग्रेडेशन ड्यू टू द रेन फेड, द absorption ऑफ रेडियो सिग्नल बाय एटमॉस्फेरिक रेन, स्नो एंड आइस। इसको समझे हम। तो ये बोल रहा है कि अगर फ्रीक्वेंसी रेंज हाई होगी, फ्रीक्वेंसी रेंज हाई होगी मतलब है कि हमने कोई चीज को यूज करना है, ठीक है। तो आप अगर चीज को समझे कि आपके पास 100 रुपए है, ठीक है, तो आपके पास 1 से लेके 100 बच्चे हैं, ठीक है। समझाने की कोशिश करो, आप समझने की कोशिश कीजिए। मतलब 100 बच्चे हैं, और अगर आपके पास 10-10 रुपए हैं, तो 1-1 रुपए करके आप अगर बांटे जाए तो 10-10-10-10 के सेगमेंट में 10, अगर आपके पास 10 रुपए का नोट है, तो आप एक बच्चे को उसमें 10-10 रुपए दे देंगे और बोलेंगे आप आपस में डिवाइड कर लीजिए। तो मतलब आपके पास अगर 10 रुपए था, तो आपने क्या किया, एक बच्चे को दे दिया और को बोला कि आप 10 में डिवाइड कर लीजिए। तो कितने सेगमेंट हुए, इसके 10 सेगमेंट हुए, ठीक है। तो अगर यही चीज हो जाए कि आपके पास 5-5 रुपए की हो, तो आप क्या करेंगे, तो आप 20 लोगों को दे पाएंगे, 20 लोगों को दे पाएंगे ना 100 रुपए का। तो यही चीज बोल रहा है कि अगर बैंड भी ज्यादा है, सपोज किसी चीज की फ्रिक्वेंसी बैंड अगर 1 किलोहर्ट्ज से 100 किलोहर्ट्ज तक है, ठीक है, 1 किलोहर्ट्ज से 100 किलोहर्ट्ज तक है, और सबको यूज करने के लिए 1 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी दे दी जाए, तो आप 100 सैटेलाइट को यूज कर सकते हैं। बट यही रेंज अगर हमारी 1 किलोहर्ट्ज से 50 किलोहर्ट्ज तक है, और सबको अगर आप
एक 1 किलो हर्ट्ज देंगे तो आपको कितने होंगे, 85 सैटेलाइट यूज हो सकते हैं। तो यही चीज बोल रहा है कि अगर बैंडविड्थ ज्यादा है, बैंडविड्थ जिसके बीच में आपका सैटेलाइट काम करता है, ठीक है, सपोज ये 1 किलो हर्ट्ज था, ये 100 किलो हर्ट्ज था, अगर इसमें एक 1 किलो हर्ट्ज सैटेलाइट को भेजिए तो आप 100 सैटेलाइट यूज कर पाएंगे, लेकिन अगर ये 50 किलो हर्ट्ज ही रह जाए तो आप सिर्फ 50 सैटेलाइट यूज कर पाएंगे। तो यही बोल रहा है कि आपका बैंडविड्थ जितना ज्यादा होगा उतने ज्यादा सैटेलाइट यूज कर पाएंगे। बिकॉज ऑफ सैटेलाइट्स इंक्रीजेज यूज नंबर एंड साइज कंजेशन हैज बिकम ए सीरियस इशू इन द लोअर फ्रीक्वेंसी बैंड, न्यू टेक्नोलॉजी आर बीइंग इन्वेस्टिगेटेड सो दैट हायर बैंड्स कैन बी यूज्ड। इतना आपको समझने की जरूरत नहीं, जो आपको समझाना है मैं आपको समझा दे रहा हूँ, ठीक है। तो आपको इसमें कुछ ध्यान नहीं रखना, बट आपको ये समझना है कि सैटेलाइट फ्रीक्वेंसी बैंड्स क्या होते हैं। तो चलिए समझते हैं। तो सैटेलाइट फ्रीक्वेंसी बैंड जो यूज होते हैं सैटेलाइट के लिए, वो आपके 6 सैटेलाइट फ्रीक्वेंसी बैंड टोटल यूज होते हैं, ठीक है। 6 सैटेलाइट फ्रीक्वेंसी बैंड यूज होते हैं, जिसमें आपका एल बैंड होता है, एस बैंड होता है, सी बैंड होता है, एक्स बैंड होता है, कू बैंड होता है और का बैंड होता है, ठीक है। कू बैंड बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। तो क्या है, देखिए इसको टोटल को हमने डिवाइड कर दिया है, ये टोटल डिवाइड है करीब 1 गीगाहर्ट्ज से लेके 40 गीगाहर्ट्ज तक, ठीक है। टोटल कितना है, 1 गीगाहर्ट्ज से सपोज हम मान लेते हैं 40 गीगाहर्ट्ज तक है, ठीक है, 40 गीगाहर्ट्ज तक है। तो इसमें अगर स्टार्ट करें तो जो नीचे वाला बैंड है उसको एल बैंड हमने नाम दे दिया, जो 1 से 2 गीगाहर्ट्ज तक यूज कर रहा है उसको एल बैंड। जो भी सैटेलाइट इस मोड में ऑपरेट होगा उसको कहेंगे एल बैंड सैटेलाइट, ठीक है। उस 2 से 4 गीगाहर्ट्ज जो सैटेलाइट यूज करेगा उसको एस बैंड सैटेलाइट बोल देंगे। सी बैंड होगा 4 से 8 गीगाहर्ट्ज, एक्स बैंड होगा 8 से 12 गीगाहर्ट्ज, कू बैंड होगा 12 से 18 गीगाहर्ट्ज और का बैंड होगा 26 से 40 गीगाहर्ट्ज। तो आपको इसको जरूर डिसेंडिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर में याद करना है, मतलब बढ़ते क्रम में और घटते क्रम में। और के यू बैंड, कू बैंड की आपको फ्रीक्वेंसी जरूर याद रखनी है, ठीक। कू बैंड की याद कर लीजिए और एक्स बैंड की, ठीक है। एक्स बैंड और कू बैंड की दोनों की फ्रीक्वेंसी आप याद कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है और आपने टेक्निकल पूछा भी जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिए, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसके लिए जो मैं आपको बता दूं कि आपका जो भी सैटेलाइट होता है 6 बैंड में ऑपरेट होता है, एल बैंड, एस बैंड, सी बैंड, एक्स बैंड, कू बैंड और का बैंड, ठीक है। तो बढ़ते क्रम में और घटते क्रम में आप एक बार ध्यान से देख लीजिए। इसमें देखिए क्या है, एल बैंड है, एस बैंड है, सी बैंड है, एक्स बैंड है, कू बैंड है, और उसके बाद कू के बाद के लिख दिया है यहाँ पे, का बैंड है और वी और डब्ल्यू बैंड भी है, उसको याद करने की जरूरत नहीं है, इतना ध्यान रखिए। तो आपको एक चीज ध्यान रखना है, फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा लो होगी, ठीक है, ये लो है ये हाई है, फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा लो होगी, फ्रीक्वेंसी इतनी कम होगी, एंटीना की साइज उतनी बड़ी होगी, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, फ्रीक्वेंसी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एंटीना, साइज ऑफ एंटीना। एक चीज ये ध्यान रखनी है आपको। दूसरा क्या ध्यान रखना है कि जितनी कम फ्रीक्वेंसी होगी उतना कम इंटरफेरेंस हो। इंटरफेरेंस का मतलब होता है कि फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ये होती है फ्रीक्वेंसी, ठीक है, और ये होती है लो फ्रीक्वेंसी, ये होती है और ये होती है हाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ध्यान से देख रहे हैं आप, पास पास दूर दूर, ठीक है। 1 मिनट में कितने वो बन जा रहे हैं, उसको एक बैंड में कितने पीक और क्रेस्ट बन जा रहे हैं, वही आपकी फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। तो सब्सिस्टिबल टू रेन फेडिंग का मतलब है कि आपकी जब भी कोई ईएम वेव्स, क्या है ये, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये जो भी चीज है सब आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब एटमॉस्फेयर हवा में ट्रैवल करती है तो उसके सामने अगर डस्ट के पार्टिकल्स आते हैं या स्नो के पार्टिकल्स आते हैं या कोई भी पॉल्यूशन आता है, तो उससे क्या होता है, वो डिस्ट्रैक्ट होता है, उसकी क्वालिटी खराब होती है। जैसे आप गंदी सांस, गंदी वायु लेते हैं या गंदे एटमॉस्फेयर में रहते हैं तो आपकी जो मतलब कैपेसिटी है काम करने की कम हो जाती है। तो उसी तरह ईएम वेव्स भी होती है, ईएम वेव्स की कैपेसिटी जो होती है कम हो जाती है, कैपेबिलिटी कम हो जाती है अगर वो उसकी फ्रिक्वेंसी अगर क्या होती है, उसकी फ्रिक्वेंसी अगर हाई होती है। तो अगर लो फ्रिक्वेंसी वाली चीजें हैं, लो फ्रिक्वेंसी वाली चीजें कम इफेक्ट होती हैं और उनमें कम डिस्टर्बेंस होता है, बट हाई फ्रिक्वेंसी वाली चीजों में ज्यादा डिस्टर्बेंस होता है। जिसमें आपको 2 चीज याद रखना है, एक तो एंटीना का साइज जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, हाई लो फ्रिक्वेंसी के लिए एंटीना का साइज हाई होता है और लो फ्रिक्वेंसी में इंटरफेरेंस या डिस्टर्बेंस कम होता है, ठीक है। ये ध्यान रहेगा आपको, इससे ज्यादा कुछ ध्यान नहीं रखना है। चलिए थोड़ा सा एक बार समझ लेते हैं। एल बैंड जो होता है उसमें आपका ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जीपीएस सिस्टम जो आप लोग यूज करते हैं, किसके लिए, जीपीएस सिस्टम, जिसमें गूगल अर्थ आप यूज करते हैं या गूगल मैप्स यूज करते हैं कहीं जाने के लिए,
या आप देखते होंगे कैब बुक करते हैं तो कैब वाला कहीं से ले जिसके थ्रू ले जाता है वो इसी के थ्रू ले जाता है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम ही होता है उसके थ्रू ले जाता है, और इसमें एल बैंड यूज होता है। उसके बाद एस बैंड अगर यूज करें तो एस बैंड का वेदर रडार, सरफेस शिप रडार एंड सम कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो आपके नासा के यूज होते हैं। देखिए वेदर रडार कैसे काम करता है मैं समझा देता हूँ, मैं इसका आपको समझने की जरूरत नहीं है। वेदर रडार क्या चीज होता है, कैसे काम करता है, सिंपल कुछ नहीं होता है। इसमें एक एंटीना होता है, ठीक है, एक इस तरह का एक एंटीना होता है, और यहाँ से जब सिग्नल ट्रांसमिट किए जाते हैं, यहाँ से जब सिग्नल ट्रांसमिट किए जाते हैं, ये सिग्नल जाके जब सामने वाली जो चीज है, ठीक है, सपोज क्या है आपका क्लाउड है, ठीक है, क्लाउड मतलब बादल है, या सामने कोई भी डिस्टर्बेंस स्नो के आइस के पार्ट्स है, स्नो के पार्ट्स है, तो ये सिग्नल जाके वहां से लौट क्या करेगा, रिफ्लेक्ट होकर लौट जाएगा, ठीक है। अगर कुछ नहीं होगा तो सीधे सिग्नल चला जाएगा, कुछ लौटेगा नहीं, तो हमें समझ में आ जाएगा कि आगे क्लियर है। बट अगर सामने कुछ हो तो वो क्या सिग्नल क्या होगा, वापस आके लौटेगा। जितना ज्यादा सिग्नल वापस लौटेगा उतना ज्यादा आगे डिस्टर्बेंस है, आप ये चीज समझ लीजिए, ठीक है, समझे आप। मतलब अगर आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहे हैं, आपको ज्यादा टाइम लग रहा है ट्रैवल होने में, या आप वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हैं जहां तक आपको पहुंचना है, तो मतलब ज्यादा डिस्टर्बेंस है। उसी तरह ये सिग्नल जो है सीधा निकल जाना चाहिए, लेकिन सिग्नल सीधा नहीं गया, बीच में होके वापस आ गया कुछ सिग्नल, तो इससे हमें पता चल गया कि आगे डिस्टर्बेंस है। ये समझने के लिए बता रहा हूँ, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट एक चीज समझा रहा हूँ। उसी तरह बात करें सी बैंड की, सी बैंड आपका जो टीवी नेटवर्क यूज करता है, आप डीटीएच यूज करते हैं घर में, जिसमें आप लोग केबल या पहले टीवी देखते थे, बड़े बड़े नेट एंटीना होते थे, तो इनका यूज क्या था, टीवी नेटवर्क यूज होता है। इससे ज्यादा कुछ नहीं याद रखना है आपको। मिलिट्री पर्पज के लिए एक्स बैंड यूज होता है, इसीलिए मैंने बोला था एक्स बैंड थोड़ा सा याद कर लीजिए, क्योंकि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपका मिलिट्री जहाज जो होते हैं या मिलिट्री के लिए या डीआरडीओ में जो यूज होता है वो सब एक्स बैंड यूज होता है, ठीक है, 8 से 12 हर्ट्ज के बीच यूज होता है। उसके बाद कू बैंड सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है, इसलिए मैंने दो चीज आपको बोली थी, एक तो कू बैंड बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, और एक तो एक्स बैंड क्योंकि मिलिट्री पर्पज यूज होता है। उसके बाद बात है का बैंड। का बैंड जो यूज होता है वो आपका किसके लिए यूज होता है, तो हाई रिजोल्यूशन कम्युनिकेशन के लिए, जो आपका क्लोज रेंज टारगेट रडार होते हैं मिलिट्री एयरक्राफ्ट में, उसमें का बैंड यूज होता है। जो आपके इंडियन नेवी के जहाज होते हैं, इंडियन नेवी के जो जहाज होते हैं उनमें ये यूज होता है, तो ये इतना पूछा नहीं जाता। बट इन जनरल जो मिलिट्री में जहाज होते हैं एक्स बैंड और आपका कू बैंड पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सैटेलाइट स्पेक्ट्रम, इसमें भी सेम चीज दी हुई है, जैसे जैसे फ्रिक्वेंसी कम रहती है, और ये दिखा रहा है कि बैंडविड्थ कैसे बढ़ती है। उसके बाद फ्रिक्वेंसी कम रहेगी तो एंटीना का साइज लार्ज रहेगा, और जैसे फ्रिक्वेंसी कम रहेगी आपका डिस्टर्बेंस कम होगा, इसको अटेन्यूएशन या डिस्टर्बेंस बोलते हैं, ठीक है। इतना ही, अच्छा कुछ नहीं है। उसके बाद अगर बात करें विजुअल रेंज, जो रंग हम देख पाते हैं वो विजुअल रेंज होता है। 7 कलर में पता है ना, वाइट की ओर हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, वाइट की ओर लिखते हैं ना, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ऐसे करके हम लोग लिखते हैं ना। तो जो रेंज हम देख पाते हैं उसको विजुअल रेंज कहते हैं। उससे कम वाली रेंज को इंफ्रारेड कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इंफ्रारेड जो होती है वो कम होती है विजुअल रेंज से, या ज्यादा होती है। इंफ्रारेड हमेशा कम होती है, उससे भी कम माइक्रोवेव होती है, उससे भी कम रेडियो वेव्स। यही रेडियो वेव्स यूज की जाती है आपकी हर चीज में, कम्युनिकेशन, बात करने के लिए, मोबाइल फोन पे, नेविगेशन का मतलब आप समझे, किसी चीज को नेविगेट करने के लिए गूगल अर्थ, गूगल मैप जो यूज करते हैं, तो यही रेडियो वेव्स हैं। इसके ऊपर जाएंगे अल्ट्रावायलेट। अल्ट्रावायलेट जैसे आप लोग बोलते हैं ना कि सन की जो रेज होती है उसमें यूवी रेज होती है, आप लोग सन स्क्रीन लगाते हैं, ठीक है। तो अल्ट्रावायलेट जो आप कलर देख नहीं पा रहे उससे हाई और ऊपर वाला। एक्स रे जो आपका मेडिकल में यूज होता है, बहुत हाई रेंज होती है इसकी। गामा रेंज उससे ज्यादा हाई होती है, तो ये आपको पता होगा, अल्ट्रा रेड, गामा रेड, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है वो हमारी क्या, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है वो क्या होंगी, हाई रेंज होंगी। और जो हमारे लिए थोड़ा यूजफुल हो जाती है, जैसे रेडियो वेव यूजफुल है, माइक्रोवेव भी यूजफुल है, और इंफ्रारेड भी हम लोग यूज करते हैं। आप लोग देखते होंगे कि जो आपके एनएसजी कमांडोज होते हैं उनकी गन में जो लगा रहता है टारगेट करने के लिए, उरी मूवी अगर आपने देखे तो वो इंफ्रारेड ही होता है, ठीक है। तो ये आपको समझने की थोड़ा सा कोशिश करनी थी, जो मैंने समझा दी। जो क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, इंफ्रारेड और माइक्रोवेव और रेडियो जो होता है वो विजुअल लेंस से कम होता है, और अल्ट्रावायलेट, एक्सरे और गामा वेव जो होता है विजुअल लेंस से ज्यादा होता है। बस इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं याद रखना है। चलिए आप थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल आप लोग सुनते होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बैलिस्टिक क्या होता है। बैलिस्टिक का मतलब होता है, सिंपल टर्म में आपको समझाऊंगा, बस आपको समझना है, कोई भी चीज जो अर्थ की ग्रेविटी के हिसाब से मूव करती है, ठीक है, कोई भी चीज जो अर्थ की ग्रेविटी के हिसाब से मूव करती है उसे बैलिस्टिक कहते हैं, ठीक है। जैसे आप कोई पत्थर किसी पत्थर को फेंकते हैं, या किसी भाला को, नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक जीता, ओलंपिक में आपका गोल्ड मेडल जीता, तो
वो क्या करते थे, वो सिर्फ क्या करते हैं, एक एंगल से भाले को फेंकते हैं और भाला जाके एक जगह पे गिर जाता है। वो जो ट्रेजेक्ट्री फॉलो करता है, वो जो रास्ता फॉलो करता है, उसे ही हम लोग बैलिस्टिक कहते हैं आपका टेक्निकल टर्म में। ठीक है, टेक्निकल टर्म में बैलिस्टिक का मतलब क्या है? बैलिस्टिक का मतलब है किसी चीज को आप फेंक दीजिए और वो चीज ग्रेविटी की वजह से जहां जाके गिर जाएगी, जो रास्ता वो अपनाएगी उसे बैलिस्टिक कहते हैं। सिंपल ये है। तो बैलिस्टिक मिसाइल फॉलो है बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री। देखिए, बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री का मतलब होता है रास्ता। ठीक है, ट्रेजेक्ट्री मतलब ये जो चीज बन रही है जिसके थ्रू, जैसे आपने यहाँ से पत्थर फेंका, पत्थर यहाँ के गिरा ना, तो ये पूरा रास्ता जो उसे ट्रेजेक्ट्री कहेंगे। और ये जो होता है बैलिस्टिक मतलब ग्रेविटी की वजह से जा रहा है। ठीक है, ग्रेविटी की वजह से, ग्रेविटी नहीं होती तो पत्थर सीधा चला जाता, लेकिन ग्रेविटी की वजह से वो ये रास्ता बना रहा है, इसलिए इसको बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री कहते हैं। तो डिलीवर वन मोर वार हेड्स। वार हेड्स का मतलब होता है आपका, वार का मतलब होता है लड़ाई, और हेड्स का मतलब होता है आपने जैसे एरो हेड। ठीक है, एरो मतलब आपका बाण, जो तीर होता है, तीर के सामने वाले को, ये वाले को हेड कहते हैं ना। तो उसी तरह क्या होता है, यहाँ पे कुछ भी आप लगा दिए, एटम बम लगा दीजिए, या यहाँ पे आप न्यूक्लियर फिट कर दीजिए, ठीक है, किसी भी मिसाइल के आगे, तो हेड होते हैं, उसी को हेड, वॉर हेड बोलते हैं। तो वो एक प्री डिटरमाइंड टारगेट पे जाएगा अगर आप उसको पर्टिकुलर एंगल से देखेंगे। आपने पढ़ा होगा मैथ में कभी 45 डिग्री से अगर किसी चीज़ को फेंका जाए तो मैक्सिमम दूरी तय करती है। तो उसी एंगल से हम कैलकुलेट करके चीज़ों को फेंकते हैं कि अगर हमें यहाँ पे गिरानी है तो हमें कितने एंगल पे फेंकना होगा। तो ए बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री इज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट इज लॉन्च्ड बट हैज नो एक्टिव प्रोपल्शन ड्यूरिंग इट्स एक्चुअल फ्लाइट। मतलब ये बोल रहा है कि उसमें कोई पावर हमने नहीं लगाया, उसको सिर्फ हमने एक एंगल पे फेंक दिया है और ऑटोमेटिक वो ग्रेविटी की वजह से जा रहा है और बाद में जाके वो गिर जाएगा। Consequently, the trajectory is fully determined by a given initial velocity, effect of the gravity, air resistance and motion of the earth। मतलब ये चीज किस पे डिपेंड करती है कि हमने कितना पावर स्टार्टिंग में, आपका पत्थर कितना दूर जाएगा, आपने अगर कोई पत्थर फेंकते हैं कितना दूर जाएगा, वो किस पे डिपेंड करेगा, आपने कितनी ताकत लगाई, आपने कितनी वेलोसिटी स्टार्टिंग में उसे दी है। दूसरा ग्रेविटी, आपने कितने एंगल पे फेंका है कि आपको ग्रेविटी काम करेगी। एयर रेजिस्टेंस मतलब एयर उसको रोकेगी। देखिए, आप कभी साइकिल चलाते होंगे तो अगर हवा आपके सामने से आ रही है तो बहुत दिक्कत हो जाती होगी साइकिल बाइक चलाने में, लेकिन हवा अगर पीछे से आ रही है तो आपको और हेल्प हो जाती है साइकिल चलाने में। जैसे सिंपल एक ढलान समझिए, ढलान में साइकिल चलाना आसान है, बट अगर चढ़ाई में चलाएंगे तो वो है, तो अगर हवा सामने से आ रही है तो आपको रोकने की कोशिश करेगी। और मोशन ऑफ द अर्थ, में कोरियोलिसिस फोर्स होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे आपके ज्योग्राफी में। ठीक है, एक फोर्स होता है जो अर्थ के घूमने की वजह से लगता है, जिसको कोरियोलिसिस फोर्स कहते हैं। ठीक है, ये हमेशा 90 डिग्री पे लगता है, रोटेशन के दिशा में 90 डिग्री पे। तो कोरियोलिसिस फोर्स जो होता है मोशन ऑफ अर्थ, तो इस पे डिपेंड करता है आपकी ट्रेजेक्ट्री। तो शॉर्टर रेंज बैलिस्टिक मिसाइल स्टे विद इन द एटमॉस्फेयर। जो शॉर्टर रेंज होती है, मतलब जिनको पास में ही गिराना है, तो अर्थ के एटमॉस्फेयर के आसपास ही रहती है। ठीक है, अर्थ का एटमॉस्फेयर आप देखते हैं 11 किलोमीटर में आपका ट्रोपोपॉज होता है, फिर उसके ऊपर जाते हैं 50 किलोमीटर पे स्ट्रेटोपॉज। ठीक है, इसके बारे में हम ज्योग्राफी में बात करेंगे बहुत ध्यान से, लेकिन आपको इतना समझाने की बात कर रहा हूँ। और लॉन्गर रेंज जो इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल होती है, इंटर कॉन्टिनेंटल और कॉन्टिनेंट्स मतलब जैसे एशिया, यूरोप, तो इंटर कॉन्टिनेंटल जो दूर तक जा पाए, वो क्या होती हैं, उनकी जो ट्रेजेक्ट्री होती है थोड़ा एटमॉस्फेयर के ऊपर भी चली जाती है। ठीक है, चलिए समझा देता हूँ आपको सिंपल। ठीक है, इसको समझने के लिए आपको एक चीज़ समझना हो, कुछ नहीं होता। देखिए, ये इसके फर्स्ट स्टेज होता है, ये इसका सेकंड स्टेज होता है, ये इसका थर्ड स्टेज होता है। इसको पोस्ट बूस्ट व्हीकल कहते हैं और इसको री एंट्री व्हीकल या वॉर हेड कहते हैं। यही है वॉर हेड। ये आगे जो लगा है ना, इसमें आप बॉम्ब भी रख सकते हैं, एटम बम रख सकते हैं, परमाणु बम रख सकते हैं, इसके अलावा आप इसमें न्यूक्लियर बम रख सकते हैं। यही जो होता है ये ब्लास्ट होता है। ठीक है, यही जो ब्लास्ट होता है। इसमें क्या करते हैं, सिंपल, आपने मिसाइल को यहाँ पे रखा और यहाँ पे ऐसे मिसाइल को एक एंगल पे आपने लॉन्च कर दिया, तो क्या करेगा, पहले क्या करेगा, ये वाला जो फ्यूल है, ठीक है, ये जल जाएगा और यहाँ पे जाके क्या होगा, गिर जाएगा। देखिए, गिर गया। फिर क्या हुआ, सेकंड वाला जो है, सेकंड वाला जलना स्टार्ट होगा और सेकंड वाला जलेगा तो सेकंड वाला भी जाके गिर जाएगा। फिर आपका तीसरा जलना स्टार्ट होगा। देखिए, एक से जला, सबसे पहले ये जला, ये खत्म हो गया तो दूसरा जलना स्टार्ट हुआ, फिर तीसरा जलना स्टार्ट हुआ। जब तीसरा भी खत्म हो जाएगा तो उस टाइम पे क्या आपका बचेगा, आपका ये बचेगा और ये बचेगा। तो इसके बाद क्या होगा, ये जाएगा अर्थ के बाहर, एटमॉस्फेयर के बाहर। फिर ग्रेविटी की वजह से जब ये आने लगेगा तो ये भी गिर जाएगा, बट आपका सिर्फ वॉर हेड जो होगा वो आपका जाकर डिफरेंट जगह पे गिर जाएगा अर्थ की ग्रेविटी की वजह से, और जैसे ही जमीन से टकराएगा वो ब्लास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हुआ, कुछ नहीं था। इसी को हमने क्या बोला, ये हो गई इसकी ट्रेजेक्ट्री, और जिस फोर्स से ये नीचे आया था उसी को कह दिया हमने बैलिस्टिक। तो सिंपल आपको समझ में आया।
कि हमने कुछ नहीं किया, यहाँ से हमने सिर्फ फेंका, ये इसको पावर देता है, ये जलता गया जलता गया जलता गया और जल के ये जब यहाँ तक पहुँच गया तो अर्थ की ग्रेविटी की वजह से ये नीचे आ गया और जहाँ पे जमीन में आके टकराया वहाँ पे ब्लास्ट हो गया। तो इस कितने टाइप की बैलिस्टिक मिसाइल होती हैं, तो हम देख रहे हो 3 टाइप की आपकी माफ कीजिए 4 टाइप की बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं, ठीक है। एक होती है शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल जिस 300 से 1000 याद करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल होती है 1000 किलोमीटर से 3500। उसके बाद इंटरमीडिएट लार्ज या लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल करीब 3500 किलोमीटर जा सकती है, 3500 से 5500। उसके बाद इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो 5500 किलोमीटर से भी ऊपर जाती है। तो हाईएस्ट रेंज किसकी होती है, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, ये बस याद रखिएगा, ठीक है। हाईएस्ट रेंज किस बैलिस्टिक मिसाइल की होती है, तो इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की हाईएस्ट रेंज होती है। चलिए इसके बाद हम बात करें क्रूज मिसाइल की, ठीक है। क्रूज मिसाइल अगर आप सिंपल समझाने की बात करें तो जब आपने कभी हवाई जहाज देखा है, कोई हवाई जहाज जब रनवे पे दौड़ता है, ठीक है, रनवे जिस पे वो दौड़ता है, कोई हवाई जहाज दौड़ के उड़ जाता है, ठीक है, टेक ऑफ, इसको टेक ऑफ कहते हैं। उसके बाद जब वो सीधा हो जाता है, ठीक है, पहले टेक ऑफ करता है, मैं देखा होगा आपने, ऐसा रहता है, फिर जहाज जब सीधे हो जाता है तो जी सीधे वाली पोजीशन को हम लोग क्या कहते हैं, क्रूज। सीधे वाली पोजीशन को हम लोग क्या कहते हैं, क्रूज, ठीक है। इसके बाद जब लैंड करता है तो ये लैंडिंग हो जाता है। तो सीधे जब जहाज उड़ता है उसको क्रूज कहते हैं। उसी तरह क्रूज मिसाइल में एक गाइडेड मिसाइल होती है। क्रूज मिसाइल है, उसमें कोई गाइडेंस नहीं था, उसमें सिर्फ पर्टिकुलर एंगल पे फेंक रहे थे, बट इसमें क्या है, एक गाइडेड मिसाइल है। टाइगर, आपको टारगेट को पहले प्रीसेट करना है और उसके बाद उसको हिट करना है। तो ये मिसाइल कैसे काम करती है, ये मिसाइल करती है हीट सिंक, हीट सिंक, ठीक है, हीट सिंक। जिस चीज पे आपको टारगेट करना है उस चीज पे आप टारगेट कीजिए, वो क्या करेगी, उसकी गर्मी जो होती है, सपोज आपने किसी टैंक पे निशाना था, तो टैंक में जो गर्मी होगी, टैंक स्टार्ट होगा, इंजन होगा उसमें स्टार्ट होगा, तो उसकी गर्मी को पकड़ के, या आप कोई गाड़ी पे मारना चाहते हैं तो वो गाड़ी जो होगी, जीप होगी, उसके एग्जॉस्ट में जो हीट होगा उसको पता करके ये चली जाती है और जाके टकरा जाती है। तो इट रिमेन्स इन एटमॉस्फेरिक थ्रूआउट इट्स फ्लाइट, ये हमेशा एटमॉस्फेयर में ही रहती है। इसका वो वाला सीन नहीं है कि ग्रेविटी की वजह से नीचे आ जाएगी, जहां तक हम चाहेंगे सीधी जाएगी। इट फ्लाइज द मेजर पोर्शन ऑफ फ्लाइट है अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट स्पीड, इसकी हमेशा कांस्टेंट स्पीड रहेगी। ऐसा नहीं है कि जब तक इसको पावर मिलता रहा ये हाई पावर में रहती है और बाद में ग्रेविटी की वजह से आ रही है तो इसकी स्पीड कम हो जाएगी, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये हमेशा पावर ड्रिवन होती है, इसलिए इसकी हमेशा कांस्टेंट स्पीड रहती है। क्रूज मिसाइल आर डिजाइन टू डिलीवर ए लार्ज वॉरहेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस विद हाई प्रिसीजन। लार्ज वॉरहेड क्योंकि इसको, इसके पीछे जो है फ्यूल लगाया जाता है, ठीक है, क्रूज मिसाइल कहते हैं, फ्यूलिंग की जाती है, इसमें आपको अलग से पावर दिया जाता है, इसलिए इसको लार्ज वॉरहेड, मतलब ज्यादा हैवी चीज उठा सकता है और ज्यादा डिस्टेंस तक ले आ सकता है, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से काम नहीं कर रही है, इसमें हमने खुद का पावर जनरेट किया है, इसमें हमने इंजन लगा रखा है, इसमें हमने कंबस्शन चैम्बर और फ्यूल डाल रखा है। जो मॉडर्न क्रूज मिसाइल है वो जो होती है सुपरसोनिक हाइपरसोनिक स्पीड से उड़ती है। आपको बताया गया था कल ही सुपरसोनिक स्पीड क्या होती है, सुपरसोनिक स्पीड होती है जिसकी स्पीड 1 मैक मतलब साउंड की स्पीड जो होती है, आपकी साउंड की जो स्पीड होती है उसकी स्पीड से अगर ज़्यादा है तो उसको मैक कहते हैं, तो उसकी स्पीड से ज़्यादा है उसे सुपरसोनिक कहा जाता है। तो जितना ज़्यादा पावरफुल लगाया जाएगा उतनी ज़्यादा स्पीड से ये चलेगी। तो क्रूज मिसाइल जो होती है पावर ड्रिवन होती है, ग्रेविटी पे काम नहीं करती है, इसको जिस तरह से गाइड किया जाता है उस तरह से जाती है, जबकि आपकी वो मिसाइल होती है, आपकी बैलिस्टिक मिसाइल होती है, वो टोटली ग्रेविटी पे काम करती है, ठीक है। जैसे आप सिंपल समझे, देखिए दोनों डिफरेंस में आप दिखा रही है। जैसे बैलिस्टिक मिसाइल क्या कर रही है, यहाँ से हमने लॉन्च किया तो ये यही पाथ फॉलो करेगी, क्योंकि इसको पहले ऊपर जाना है फिर ग्रेविटी की वजह से नीचे। बट इसमें क्या है, यहाँ पे हमें पावर ड्रिवन दिखाया, हमने यहाँ से आग लगाई और डायरेक्ट क्या करेगा, पावर ड्रिवन। जैसे आपका रॉकेट होता है, जो आप लोग दिवाली में रॉकेट छोड़ते हैं, आप आग लगाते हैं तब जाता है ना, तो इसी तरह ही क्या है, आपने आग लगाई और इस तरफ मुंह करके छोड़ दिया तो ये सीधा जाएगा। जैसे आप लोग देखते हैं दिवाली जो आप लोग आग लगाते हैं रॉकेट में, कभी कभी रॉकेट गिर जाता है, जब गिर जाता है तो क्या करता है, सीधे जहाँ भी गिरा रहता है वो सीधे चल जाने लगता है। तो उसी तरह ये है कि आपने जिस डायरेक्शन में रख के छोड़ दिया उसी डायरेक्शन में जाएगा और यहाँ पे टारगेट को हिट कर देगा। तो इसमें देखिए ये ऊपर से जा रहा है, ये नीचे से जा रहा है। इसका दिक्कत क्या है, ये सीधे जाएगा तो रडार जो लगा रहता है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, जो इस दुश्मन ने लगाया होगा कि कोई चीज़ हमारे तरफ आया तो हमें पता चल जाए तो उसमें डिटेक्ट हो जाएगी। बट ये क्या है, ये ऊपर से जा रही है, ठीक है, ऊपर से जाकर कोई चीज़ ऊपर से गिर रही है तो कैसे पता चलेगा, ठीक है, कि क्या होने वाला है। तो इसलिए इसका ये थोड़ा सा फायदा है। तो क्रूज मिसाइल बात करें तो हाइपरसोनिक, जिसकी स्पीड मैक 5 से ज़्यादा होती है, जिसमें आपकी
मैक मैंने बता दिया ना कि 5 टाइम्स ऑफ द स्पीड ऑफ साउंड, तो उसको हाइपरसोनिक बोले। सुपरसोनिक जिसकी जो होता है कि फास्टर देन स्पीड ऑफ साउंड, सिंपल 1 मैक से ज़्यादा जिसकी स्पीड हो, ये पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। 1 मैक से ज़्यादा जो स्पीड उसको सुपरसोनिक कहते हैं, 5 मैक से ज़्यादा हाइपरसोनिक कहते हैं। इसमें आपकी ब्रह्मोस मिसाइल आती है, ठीक है। ब्रह्मोस 2 जो आती है हाइपरसोनिक में आती है, सुपरसोनिक में ब्रह्मोस आती है। उसके बाद सबसोनिक, सबसोनिक जिसकी स्पीड जो 1 मैक से कम हो, ठीक है। साउंड की स्पीड से जिसकी स्पीड कम है उसको 1 मैक कहते हैं या सबसोनिक कहते हैं, और ये स्पीड के साउंड से थोड़ी सी कम चलती है, जिससे निर्भय है आपका मिसाइल, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखिए, हाइपरसोनिक, सुपरसोनिक, सबसोनिक किसको कहते हैं। सिंपल है, 5 मैक से ज़्यादा है तो ये हाइपरसोनिक है, 1 मैक से ज़्यादा है तो ये सुपरसोनिक है, और 1 मैक से कम है तो ये सबसोनिक है, ठीक है। ये आप थोड़ा सा ध्यान से अगर पढ़ेंगे तो आप लोगों को बहुत आसान हो जाता है। थोड़ा सा इसमें डिफरेंस देख लेते हैं कि हमें थोड़ा सा बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल में डिफरेंस क्या है। तो सबसे बड़ी बात कि ये थोड़ा सा ब्रीफ ड्यूरेशन के लिए लॉन्च की जाती है, मतलब ब्रीफ ड्यूरेशन के लिए प्रोपेल्ड होती है। प्रोपेल्ड मतलब पावर होता है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाया गया था कि पहले यहाँ ये वाला फ्यूल जल गया था, फिर ये वाला फ्यूल जल गया, फिर ये वाला फ्यूल, इसके बाद ये ऑटोमेटिक जा रही है, ठीक है। तो यही बोल रहा है ये कि ये जो है ब्रीफ टाइम के लिए, और ये क्या होती है एंड अटैक फ्लाइट में, ठीक है, क्योंकि इसको सीधा भेजना है तो हमेशा ये सेल्फ प्रोपेल्ड होगी। ये रॉकेट इंजन की तरह होती है, ये जेट इंजन की तरह होती है, ठीक है। जैसे आपका रॉकेट है ऊपर आपने छोड़ दिया, लेकिन इसमें प्रॉपर्ली जेट इंजन लगा रहता है। लॉन्ग रेंज मिसाइल जो अर्थ के एटमॉस्फेयर पर तक जाती, ऊपर जाती है और फिर दोबारा री इंटर करती है। इसका जो एटमॉस्फेयर होता है वो हमेशा अर्थ के एटमॉस्फेयर के, इसका जो फ्लाइट पाथ होता है वो अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर होती है, क्योंकि ये ऐसी डायरेक्शन में जाती हैं, और ये क्या करती है अर्थ के एटमॉस्फेयर से ऊपर भी जाके नीचे आ सकती हैं, ठीक है। लो प्रिसीजन एट इज अनगाइडेड, क्योंकि ये अनगाइडेड नहीं है। अगर आपको यहाँ पर गिराना हो सकता है ऊपर कभी हवा के दबाव में या किसी चीज़ की इफेक्ट में यहाँ आके भी गिर सकते हैं, बट ये तो आपकी टारगेट है ना, हाई प्रिसीजन इसमें लगाया गया है, इसमें एंगल सेट किया गया है, इसमें टारगेट को सेट किया गया है, तो ये वहीं जाके गिरेगी। ये क्या है, वेरी लॉन्ग रेंज जा सकती है, क्योंकि ये ऐसे जा रही है, ठीक है, ये ऐसे जा रही है, तो इसका डिस्टेंस आप 45 डिग्री पर छोड़ेंगे तो मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। तो ये तो 45 डिग्री पर नहीं आप कर रहे हैं, सीधा ट्रैवल कर रहे हैं, तो ये 500 किलोमीटर के अंदर ही जा सकती है, लेकिन ये ज़्यादा जाएगी। हैवी पेलोड कैरिंग कैपेसिटी होगी, ठीक है। इसकी पेलोड कैपेसिटी लिमिटेड होगी, क्योंकि इसमें फ्यूल है, तो फ्यूल जो है आपका कितना है, लिमिटेड फ्यूल रख सकते हैं, लेकिन इसका क्या है, आपने ऊपर तक छोड़ दिया, उसके बाद हैवी है। कैन कैरी मल्टीपल पेलोड, ठीक है, आपने मल्टीपल डाल दिया, इसमें कैरी सिंगल पेलोड, इतना आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। इसमें आपका पृथ्वी 1, पृथ्वी 2, अग्नि 1, अग्नि 2 एंड धनुष मिसाइल आ जाती है, और इसमें आपकी ब्रह्मोस मिसाइल आती है, क्रूज मिसाइल में आपकी ब्रह्मोस मिसाइल आती है, ठीक है। तो आपको बस इतना समझाने के लिए बोला गया, इतना आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट एक चीज़ बस थोड़ा सा दिमाग में एक बार वीडियो को देख के बस ध्यान में वो चीज़ बैठा लीजिए कि हाँ मैं जो बोल रहा हूँ जरूरी चीज़ है, उसको बस आपको कम से कम ध्यान रखना है। उसके बाद हम बात करें इंडिया के एयरक्राफ्ट कैरियर की बात कर लेते हैं, जो मिसलेनियस है, थोड़ा सा हमें इसके बारे में हमने बात नहीं की है, ये भी हमारा आपका डिफेंस और स्पेस टेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजी में आ जाता है, तो हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। तो इंडियन नेवी जो अभी है वो आपका सिंगल कैरियर अभी ऑपरेट जो कर रही है वो विक्रमादित्य ऑपरेट कर रही है, जिससे इसे रसिया से लिया था, ठीक है, और इसको सून ही रिटायर कर देगी, ठीक है। हो सकता है कि अभी रिटायर भी कर दो, मैंने 2 दिन से मतलब अभी करंट में न्यूज़ देखी नहीं, हो सकता है रिटायर भी हो गया होगी। तो ये रशिया से लिया गया था और अभी सिर्फ यही यूज कर रही थी, लेकिन अभी आईएनएस विक्रांत जो है, ठीक है, जो कोचीन शिपयार्ड में बनना है, वो इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आईएनएस विक्रांत जो है इंडिया का पहला बनाया हुआ, इंडिया ने बनाया पहला जो है एयरक्राफ्ट कैरियर। एयरक्राफ्ट कैरियर का मतलब है जिसमें आपके हेलीकॉप्टर और चीज़ें उतर के रह सकती हैं, ठीक है, वो आपका होता है एयरक्राफ्ट कैरियर। जैसे आईएनएस विशाल जो है इंडिया का सेकंड फ्यूचर में बनेगा, ये आपका 2017 से स्टार्ट हो गया है, लेकिन डिफेंस की वजह से क्लियरेंस नहीं मिला है। और इंडियन गवर्नमेंट ने अभी अप्रोच किया है यूके को, मतलब आपका ब्रिटेन के पास, कि आपका जो ब्रिटेन का एचएमएस क्वीन एलिजाबेथ, ठीक है, इनका जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उसी तरह का हमको कैरियर बनाना है, आप थोड़ी हमारी हेल्प कीजिए। वहाँ का जैसे हम लोग का आईएनएस विक्रांत है ना, वहाँ का एचएमएस क्वीन एलिजाबेथ है, तो उसको उसी तरह का हमारा बनाने के लिए हमने यहाँ पे अप्रोच किया है। उसके बाद बात करें तो हम एक कॉपी कैट सुपर कैरियर बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, जिसका नाम आईएनएस विशाल हम रखेंगे, जो ब्रिटिश वॉरशिप की तरह काम करेगी। उसके बाद बात करें इंडिया यूके नेवल डील वुड फॉलो द सेल ऑफ आईएनएस विराट टू इंडिया इन 1987 विच वॉर डिस्कवरेशन। तो इसके पहले 1987 में आईएनएस विराट लिया गया था, जो 2 साल के करीब 2 साल पहले 2018 में, ठीक है, या इसके जिसका जो मलबा है उससे गाड़ी भी बनाई गई है, ठीक है। अगर आप देखते हो
कि हीरो की गाड़ी, हीरो की आती है, किसकी आती है, विराट आती है, तो इसी के मलबे से बनाई गई है। तो ये 1987 में लिया गया था यूके से, और इसको बाद में 2 साल बाद डिसकमीशन करके इसको बेच दिया गया, और इसके सामान जो है वो बिक्री कर दिए गए। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि INS विक्रांत जो है फर्स्ट इंडिजीनियस है, INS विशाल जो है फ्यूचर में आएगा, सेकंड होगा। उसके बाद बात करें सबमरीन लिस्ट ऑफ इंडियन नेवी की, थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ठीक है। इसके बारे में हमने बात नहीं की है। सबमरीन लिस्ट की बात करते हैं कि 2 चीज़ होती है, एक तो होती है न्यूक्लियर पावर सबमरीन होती है, ठीक है, एक होती है डीजल इलेक्ट्रिकल। न्यूक्लियर पावर मतलब जिसमें आपका यूरेनियम और थोरियम यूज होगा, ठीक है, यूरेनियम और थोरियम यूज किया जाता है सिर्फ पावर प्रोड्यूस करने के लिए। और दूसरा आपका नॉर्मली डीजल इंजन जो होता है वही होता है। इसमें चक्रा जो होती है आपकी, वो आपकी न्यूक्लियर पावर ड्रिवन है, और अरिहंत क्लास भी आपकी, वो भी आपकी क्या है, पावर ड्रिवन है, ठीक है। इसमें आपके INS चक्रा बोट होती है, INS अरिहंत होता है। जो ये पढ़ना होता है बता रहा हूँ, जिससे आप अगर नाम सुने आपको न्यूज़ पेपर में, आपको ध्यान रहे। जिसमें आपका शिव कुमार क्लास जो है डीजल ड्रिवन है, कलवरी क्लास का आप नाम सुनते होंगे, वो भी ड्रिवन है, और सिंधु घोष जो है वो भी डीजल ड्रिवन है, ठीक है। इसमें आपने बहुत का नाम सुना होगा, INS कलवरी का नाम सुनते होंगे, INS खंडेरी का नाम आप सुनते होंगे, INS सिंधु घोष का नाम भी आपने सुना होगा, INS सिंधु राज का नाम भी आपने सुना होगा, ठीक है। INS सिंधु विजय का नाम भी अगर आपने न्यूज़ में आपको सुना तो ये सुनते होंगे। तो ये कुछ नहीं क्लास ऑफ सबमरीन है जो बनाई जाती हैं। तो इनमें INS ये जो है 4 सल्की, संकुल, शंकर और संकुश और शिशु कुमार जो है वो शिशु कुमार क्लास में आती हैं। कलवरी में INS कलवरी और खंडेरी आती है, ठीक है। सिंधु घोष में इतनी सारी आती हैं। तो बस इतना आपको न्यूज़ में अगर सुने तो आपको ध्यान रहे। फ्यूचर में आप इसका नाम सुन सकते हैं, जैसे अरिहंत क्लास में आपकी INS अलीघाट का नाम सुन सकते हैं, और कलवरी क्लास में आपका INS करंज का नाम आपने सुना होगा, INS वेला का भी सुना होगा, और INS बक्सीर का भी, ये भी न्यूज़ में काफ़ी रहती हैं। तो फ्यूचर में ये भी सबमरीन जो है वो बन जाएंगी, ठीक है। इंडिया में ही बनाई जा रही है, मझगांव शायद शिपयार्ड में, ठीक है, कौन सा मझगांव शिपयार्ड में ये शायद बनाई जा रही हैं, ठीक है। तो ये इंडिया से, और ये इंडिया और फ्रांस की मदद से बनाई जा रही हैं। तो आप अगर न्यूज़ में सुने तो आपको बस ध्यान रहे थोड़ा कि इसके बारे में हमने पढ़ रखा है, या न्यूज़ में कुछ आए तो आप इसका बता सकते हैं कि कैलवरी क्लास क्या होती है, अरिहंत क्लास क्या होती है, एग्जाम में अगर आए तो आशा कर रहा हूँ वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो आपको पसंद आया उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। कुछ भी डाउट हो आप हमें बताइए, हम उस पर दोबारा वीडियो बनाकर आपको समझाने की कोशिश करेंगे। आपका कुछ ऐसा छूट नहीं जाएगा कि एग्जाम में क्वेश्चन, ना तो प्रीलिम्स में ना मेंस में, जो कि आपका साइंस एंड टेक से आएगा और आप छोड़ देंगे। थैंक यू सो मच गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल फॉर वॉचिंग।